आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। कल हमने थोड़ा सा रक्त के बारे में पढ़ा था, यानी क्लास 10 विषय विज्ञान, दिनांक 16 जून 2020। प्रकरण है मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण यानी हमारे शरीर में प्रत्येक अंग में जो परिसंचरण होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैंने कल बताया था कि इसका एक माध्यम जो होता है वो है ब्लड, यानी रक्त माध्यम होता है। रक्त हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। इसके अलावा जो पोषक तत्व होते हैं, इन पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने का कार्य, अंगों तक पहुंचाने का कार्य भी ब्लड का होता है, रक्त का होता है। रक्त का जो 55% भाग रक्त में, इसके अंदर जो प्लाज्मा जो होता है उसमें 92% जल होता है तथा 8% इसमें कार्बनिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। और इसी प्रकार से हमारे औसत जो शरीर है, शरीर के अंदर जो ब्लड होता है औसत 5-6 लीटर के लगभग जल हमारे शरीर में पाया जाता है। और इसी प्रकार से यह प्रमुख रूप से परिसंचरण का माध्यम हमारे शरीर में ब्लड है, और ब्लड हमारे शरीर के अंदर प्रमुख भाग है। अब थोड़ा सा मैं आगे चलता हूँ। देखिए, हमारे जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ये 3 भागों में बांटी गई हैं। पहला है लाल रुधिर कोशिकाएं, जिसको हम कहते हैं लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरी है श्वेत रुधिर कोशिकाएं, ये WBC जिसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं RBC। और एक होता है बिम्बाणु यानी थ्रोम्बोसाइट। सबसे पहले अपन देखते हैं कि लाल रुधिर कोशिकाएं, ये लाल रुधिर कोशिकाएं कुल रक्त कोशिकाओं की 99% ये होती हैं। दूसरा, इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, लोह युक्त वर्णक हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण से रुधिर का रंग लाल होता है। हम देखते हैं कि रुधिर का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये कई कंपटीशनों में भी ये प्रश्न पुटअप होता है, तो ध्यान रखने की बात है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती हैं, यानी इन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और इनकी औसत जो आयु होती है ये 120 दिन की आयु होती है। कई बार क्या है कि जैसे ब्लड डोनेट करते हैं तो कई बार मन में ऐसा आता है कि शरीर में से ब्लड निकल जाएगा, लेकिन इसकी रिकवरी जो होती है 3 महीने के अंदर पूरी रिकवरी हो जाती है लगभग, क्योंकि इसका तो औसत 120 दिन ही आयुकाल होता है। 120 दिन में ये रुधिर कोशिकाएं खत्म हो जाती है, नई बनती रहती है, लगातार सतत क्रम चलता रहता है। तो ब्लड डोनेट करने से कोई नुकसान नहीं है, रिकवर होता रहता है। इसी प्रकार से ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं। दूसरी श्वेत रुधिर कणिकाएं, ये लाल रुधिर कणिकाएं, दूसरी श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये श्वेत रुधिर कणिकाएं मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप देखते हैं कि कई बार 2 व्यक्ति होते हैं, दोनों को मादा एनाफिलीज मच्छर काटता है और अपना प्लाज्मोडियम रक्त में प्रवेश करा देता है, लेकिन एक व्यक्ति के मलेरिया बुखार हो जाता है और एक व्यक्ति के नहीं होता, क्योंकि उसकी जो शरीर की क्षमता है उसमें जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं ये ज़्यादा प्रबल होती हैं, तो वो रोगाणु को समाप्त कर देती हैं, प्लाज्मोडियम को समाप्त कर देती हैं, तो मलेरिया नहीं हो पाता। हमारे शरीर में रोगाणुओं से रक्षा करने का काम श्वेत रुधिर कणिकाओं का होता है, यानी हमारा शरीर एक प्रकार से प्राकृतिक है। आप देखते हैं कि हार्ट है, श्वसन तंत्र है, मानव मस्तिष्क है, यानी कंप्यूटर में इतनी मेमोरी नहीं है जो तो हमारी मस्तिष्क में मेमोरी है, ऐसा ये शरीर बना हुआ है। और इसी प्रकार से इसमें रोगाणु की रोकथाम के लिए ये श्वेत रुधिर कणिकाएं एक दुर्ग का कार्य करती हैं, किले का, जैसे दुर्ग होता है ना किला, रक्षात्मक आवरण, ऐसा कार्य करती हैं और रोगाणु को घेर करके समाप्त करने का काम करती हैं। देखिए, ये प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं शरीर के अंदर रोगाणु से। इनका निर्माण लाल अस्थि मज्जा के अंदर, मज्जा में इनका निर्माण होता है और इनको हम ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं।
ल्यूकोसाइट इनको कहते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। जैसे हमने पढ़ा था कि लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जो कि हीमोग्लोबिन के कारण रुधिर का रंग लाल होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। इसके कारण से इनका रंग लाल नहीं होता, इनका रंग जो रंगहीन होता है, यानी रंग नहीं होता। ये श्वेत रुधिर कणिकाओं के नाम से जानी जाती हैं। इसी प्रकार से ये दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है कणिकाणु, यानी ग्रेनुलोसाइट, ग्रेनुलोसाइट। इसी प्रकार से इसके उदाहरण है न्यूट्रोफिल है, इसमें इओसिनोफिल है तथा बेसोफिल है। न्यूट्रोफिल संख्या में बहुत अधिक पाई जाती हैं, ये प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। इसी प्रकार से दूसरी है एकण कोशिकाएं। एक तो कणिका कोशिकाएं होती हैं, एक एकण कोशिकाएं होती हैं। इसके अंदर जैसे लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, लिम्फोसाइट है और मोनोसाइट है। अपन देखते हैं कि लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, यानी बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं, टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं और एक है प्राकृतिक मारक, प्राकृतिक मारक कोशिकाएं यानी सेल। अब इसमें लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिका पाई जाती है, प्राथमिक कोशिकाएं होती है। मोनोसाइट ये परिपक्व हो महाभक्षक का काम करती है, महाभक्षक में रूपांतरित हो जाती है। और इसी प्रकार न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं, बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करने का काम प्रमुख रूप से होता है। इसी प्रकार से कुल मिलाकर यह है कि ये जो श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, यानी श्वेत रुधिर कोशिकाएं जिसको कहते हैं, अंग्रेजी में इसको WBC व्हाइट ब्लड सेल, WBC के नाम से इसको हम जानते हैं। और इसी प्रकार तीसरा है बिम्बाणु, ये भी प्रमुख है। कभी आपने देखा होगा कि जैसे हम जा रहे हैं या कभी चोट लग जाती है तो खून निकलने लग जाता है, शरीर से खून निकलने लग जाता है। अब अगर साथ ही साथ इसको रोका नहीं गया तो ब्लड इतना निकल जाता है कि मृत्यु हो जाती है। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लड नहीं रुकता है तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से ये रुधिर का थक्का जमाने का कार्य प्रमुख रूप से ये करती है बिम्बाणु। ये एगोनोसिल फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन, ये इसके अंदर ये थक्का जमता है, थ्रोम्बोसाइट के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या रक्त में लगभग 3 लाख प्रति घन मिमी होती है। कितनी होती है? 3 लाख घन प्रति घन मिमी, ये संख्या इसमें पाई जाती है। बिम्बाणु जो होते हैं, ये बिम्बाणु का जीवन काल केवल मात्र 10 दिन का होता है और ये रक्त का थक्का जमाने में ये प्रमुख रूप से मदद करती है, रक्त का थक्का जमाती है। एगोनोसिल प्रोटीन फाइब्रिनोजन और इसी थ्रोम्बिन से क्रिया करके एक एगोनोसिल जाल बना देती है ऊपर, जिसको हम कहते हैं रुधिर का थक्का बनना। तो रुधिर के थक्के बनने पर थोड़ी देर में, जैसे आपके कहीं ब्लड निकला, आपने उसको थोड़ा सा दबा दिया, आपने दबा दिया, दबा देने के बाद में थोड़ी देर के बाद में ऑटोमेटिक ब्लड जो है ये बंद हो जाएगा निकलना। तो क्योंकि उसके अंदर थक्का जम जाएगा, थक्का जम जाने के बाद में शरीर से ब्लड नहीं निकलेगा। तो इसी प्रकार से इनका ये भी बिम्बाणु ये केंद्रक विहीन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इस प्रकार आज हमने जो रक्त है, रक्त के बारे में ये पढ़ा है। रक्त में श्वेत रुधिर कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और एक तीसरा बिम्बाणु थ्रोम्बोसाइट, ये तीनों, इनके कार्य भी मैंने बताया ये क्या क्या कार्य करती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर यानी जो गैस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका विनिमय का, और जो हमारे शरीर में भोजन करने के बाद जो पोषक तत्व है ये ब्लड में प्रत्येक अंगों को पहुंचाने का कार्य ये रुधिर कोशिकाओं का होता है। हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य, रोगाणु से लड़ने का कार्य यानी दुर्ग का कार्य ये हमारे ब्लड का होता है। और इसी प्रकार से रुधिर का थक्का जमाने का कार्य प्रमुख रूप से हमारे ये ब्लड का होता है। हमारा ऊपर से लेकर, खोपड़ी से लेकर और नीचे तक, कभी आपने देखा होगा कि जैसे मस्तिष्क में ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है तो इस प्रकार चक्कर आने लग जाते हैं, व्यक्ति वहीं पर गिर जाता है। और कई बार जैसे हार्ट है, एक अंग में कोई कोशिकाएं उसमें ब्लड की सप्लाई बंद कर देता है, पैरालिसिस हो जाता है। तो इस प्रकार कहने का मतलब ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि जब तक उसका कोई भी, जैसे एक पौधा होता है
जब उसमें खाद बीज अपन देंगे, खाद देंगे, पानी डालेंगे, तो उसको पोषक तत्व मिलते रहेंगे, वो बढ़ता रहेगा। लेकिन जब पोषक तत्व नहीं मिलता है तो वो अंग हो, चाहे कोई पौधा हो, कुछ भी हो, वो काम करना बंद कर देता है। तो इसी का प्रमुख जो माध्यम है ये ब्लड है। इसी प्रकार से आगे हम इसका परिसंचरण किस प्रकार से होता है और हृदय की क्रिया विधि, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।